Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes। और आज वाली वीडियो में ये वीडियो होने वाली है अपनी कैनाइन सीरीज का लेक्चर 4। और आज वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स डॉग्स के। तो कैनाइन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, एक्सक्रेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन्स के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जितने भी हमारे फैक्ट्स होंगे उन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो क्या होता है, ब्रीदिंग होती है। इसके अलावा डॉग्स के अंदर जो है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब जहां भी आप थर्मो देखो उसका मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। और रेगुलेशन यानी कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा। तो हमारा डॉग्स के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उनका टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? क्योंकि डॉग करते हैं पेंटिंग, यानी कि हाँफते हैं, जीभ निकाल के, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उससे होता क्या है कि वहां पर क्या होता है, वो जब वो जीभ निकाल के हाँफते हैं तो उससे क्या होता है कि वहां पर जितना भी वार्म ब्लड आ रहा है, गर्म खून वहां पर आ रहा है, और उस हाँफने की वजह से वहां पर एयर जाती है, तो वहां से होता है एवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। और उसकी ओरल कैविटी, टंग, इस सब जगह से जब इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है। तो अंदर उसकी जो ओरल कैविटी है, टंग है, वो हो जाएंगी ठंडी, क्योंकि इवेपोरेशन से जो होता है कूलिंग होती है। और उस ठंडक की वजह से जो है उसके अंदर जितना भी वहां से जितनी भी ब्लड वेसल्स जा रही होंगी, उनका जो गर्म खून है वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डॉग्स के अंदर दो काम होते हैं, एक तो ब्रीदिंग का, दूसरा थर्मो रेगुलेशन का। तो डॉग्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, यानी कि जो है नाक के जो छेद होते हैं वो किस शेप के होते हैं, कोमा शेप के, या नासा छिद्र जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं। और जो नोस्ट्रिल्स होंगे वो मॉइस्ट होंगे, यानी कि थोड़ी थोड़े पसीना जैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो नोस्ट्रिल्स होंगे वहां पर हमें जो है बाल देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद आता है एक मेन चीज जिसे हम बोलते हैं फिलेंट्रम। फिलेंट्रम हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नाक के नीचे क्या है, एक तरीके से लाइन सी होगी। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, ये नाक के नीचे या जो है इसके नोस्ट्रिल्स के बीच से और नीचे की तरफ मजल के ऊपर जो एक लाइन सी गई हुई दिखाई दे रही है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं फिल्ट्रम। इट इज ए डीप ग्रूव ऑन द नोज और लिप। तो डॉग के अंदर ये एक पर्टिकुलर जो है पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है। हॉर्सेस के अंदर हमें फिल्ट्रम जो है देखने को नहीं मिलता है, कैट्स के अंदर हमें फिल्ट्रम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो छोटे रूमिनेंट्स होते हैं, गोट शिप, तो गोट शिप के अंदर हमें फिल्ट्रम देखने को मिलेगा हल्का सा। पर जो बड़े एनिमल होते हैं, लार्ज रूमिनेंट्स जो होते हैं, गाय भैंस, तो उनके अंदर हमें फिल्ट्रम जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने अलग अलग स्पीसीज का भी बता दिया, जैसे कि गाय भैंस है, बड़े रूमिनेंट्स है, उनके अंदर जो है हमें फिल्ट्रम देखने को नहीं मिलेगा। हॉर्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, कैट और डॉग के अंदर देखने को मिलेगा। और स्मॉल रूमिनेंट्स यानी कि बकरी और भेड़, इनके अंदर हमें जो है फिल्ट्रम देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आती है ट्रैकिया की। ट्रैकिया किसे बोलते हैं? विंड पाइप को हम जो है ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये तो आप जानते ही हो कि ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है मैमल्स के अंदर, ये होता है शी शेप, यानी कि हाफ रिंग शेप जो है ये होता है। आप यहाँ देख भी पा रहे होगे। तो ये आगे की तरफ जो है हमारे गले में आप देखते हो, तो जो टच करते हैं हम, जो बाहर की तरफ जो महसूस होता है वो क्या होता है? ट्रैकिया। तो बाहर की तरफ से तो उसके अंदर जो है कार्टिलिजेनियस जो है सी शेप रिंग देखने को मिलती है। और इसके जस्ट पीछे क्या होता है? अपना इसोफेगस। तो ऐसा ही एनिमल्स के अंदर है। एनिमल्स के अंदर जो नीचे की तरफ, जो हमें गर्दन में नीचे की तरफ जो देखने को मिलेगा, जैसे गाय भैंस के हम नीचे की तरफ गर्दन पर हाथ लगाएंगे तो जो हमें महसूस होगा वो क्या होगा? ट्रैकिया। और उसके ऊपर क्या होगा? इसोफेगस। तो ट्रैकिया में क्या होती है? रिंग्स होती हैं, शी शेप होती है, मतलब कि कंप्लीट नहीं होती, नीचे नीचे की तरफ से है रिंग, ऊपर की तरफ से जो है रिंग नहीं है प्रेजेंट, कार्टिलेज की जो रिंग है वो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा ऊपर की तरफ जहां पर रिंग प्रेजेंट नहीं है वहां पर जो है अपना एक मसल प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियलिस मसल। तो पूछा जा सकता है कि ट्रैकियलिस मसल कहाँ देखने को मिलती है? तो ट्रैकियलिस मसल कहाँ होती है? अपनी जो ट्रैकियलिस मसल है ये
यहाँ पर इस रिंग के पीछे और इसोफेगस के और इस दोनों के बीच में जो जगह है, यहाँ पर जो जगह है उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकियालिस मसल, यानी जगह बोल रहा हूं मैं, जो परत बनी हुई है जिसकी ये जो वॉल बनी हुई है इन दोनों के बीच में, उसे बोलेंगे हम ट्रैकियालिस मसल। इट इज लोकेटेड ऑन द आउटसाइड और डोर्सल सरफेस ऑफ कार्टिलेज। तो इधर से कार्टिलेज था तो इसके डोर्सल सरफेस पर, यानी कि ऊपर की, डोर्सल सरफेस क्या होता है, जैसे ये एक एनिमल है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा जो पीठ की तरफ वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, डोर्सल सरफेस। तो ऐसे ही अपना जो डॉग है तो इसके ऊपर की तरफ, यानी कि गर्दन के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, इसोफेगस। और इसोफेगस और जो है ट्रैकिया के बीच में कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, ट्रैकियालिस मसल। इसके बाद आते हैं लंग्स पर। तो पूछा जा सकता है कि कितने लोब्स राइट लंग में प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइट लंग है वो होता है बड़ा, साइज में जो है बड़ा होता है कंपेरेटिवली लेफ्ट लंग के। तो एक तो है इस, ये वैसे भी बड़ा होता है, इसके साथ ही इसके अंदर जो है 4 लोब हमें देखने को मिलेंगे। राइट लंग के अंदर क्या है, हमें 4 लोब देखने को मिलेंगे, एपिकल लोब, कार्डियक लोब, डायफ्रेगमेटिक लोब और एसेसरी लोब। इसके अलावा लेफ्ट साइड में जो है लंग वो है जो है छोटा होता है, क्योंकि उधर जो अपना हार्ट भी थोड़ा प्रेजेंट होता है तो वो भी थोड़ा सा स्पेस कवर कर लेता है, हालांकि वो बीच से में ही होता है पर थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता है लेफ्ट साइड। तो इसलिए जो अपना लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा कंपैरिजन में राइट लंग के जो है कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। और इसके अंदर जो है 3 लोब हमें देखने को मिलते हैं, एपिकल लोब, कार्डियक लोब और डायफ्रेगमेटिक लोब, यानी कि एक्सेसरी जो लोब था वो प्रेजेंट नहीं है। पर लेफ्ट लंग के अंदर जो एपिकल लोब है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मान लीजिए जैसे ये अपना एपिकल लोब है तो ये जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक को क्या बोलेंगे, क्रेनियल, और दूसरे को बोलेंगे कोडल। क्रेनियल यानी कि जो हेड की तरफ जो हिस्सा होगा एपिकल लोब का उसे बोलेंगे क्रेनियल, और जो टेल की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे, कोडल पार्ट। तो ये 2 हिस्सों में जो है बटा होता है अपना एपिकल। हालांकि इतना कुछ खास नहीं था, इंपॉर्टेंट याद रखना, इतना याद रखोगे तो भी काम चलेगा कि लेफ्ट लंग के अंदर, डॉग के अंदर जो है 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और राइट लंग के अंदर 4 लोब प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कार्डियक नोच जो है काफी ज्यादा हमें प्रोमिनेंट देखने को मिलती है डॉग के अंदर। जो कार्डियक नोच है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट जो है हमें डॉग के अंदर देखने को मिलती है। और कहाँ मिलता है ये, 4 to 5th रिब के जगह पर हमें जो है ये देखने को मिलती है, राइट साइड में 4 to 5th रिब वाले स्पेस में हमें जो है कार्डियक नोच जो है देखने को मिलता है। और इसी जगह से जो है हार्ट के अंदर जो भी हम इंजेक्शन लगाते हैं वो इसी कार्डियक नोच से जो है हमें निडल पास करके जो है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन कार्डियक नोच से के अंदर से पास करके लगाया जाता है। तो सीधा इतना पूछा जा सकता है कि किस स्पीसीज के अंदर जो है कार्डियक नोच जो है प्रोमिनेंट होता है, तो कार्डियक नोच डॉग स्पीसीज या कैनाइन स्पीसीज के अंदर जो है ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब ज्यादा उभरा हुआ या मतलब ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा थर्मोरेगुलेशन में हमने पहले ही बता दिया, जो है पेंटिंग के लिए जो है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है पेंटिंग करता है, तो वही मेन जो है कूलिंग मैकेनिज्म का मेन काम कौन करता है, डॉग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि पेंटिंग यानी कि हाँफता है तो उससे जो है वहां का अंदर का सारा ब्लड जो है वो ठंडा हो जाता है। इसके अलावा डॉग्स के अंदर जो है हमें स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, पसीना जहां से निकलता है वो वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़ के, फुट पैड्स, यानी कि जो नीचे जो पंजा जहां पर जहां से टिकता है वो वाला हिस्सा छोड़ के वहां पर जो है स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्राइन ग्लैंड। यानी हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था उसे क्या बोलते हैं, एक्राइन ग्लैंड। तो ये था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन जो पॉइंट्स थे जो अलग थे, मतलब बाकी तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा ही होगा, पर ये जो है डॉग रेलेवेंट कुछ अलग फैक्ट्स थे वो हमने आज कवर किए हैं अभी, मतलब इस स्लाइड से। इसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज से बना होता है, हार्ट और वेन्स से। तो लोकेशन कहाँ होती है डॉग के अंदर हार्ट की, 3rd to 6th रिब जो है इस स्पेस में, यानी कि तीसरी से छठी पसली के बीच में जो है अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडियास्टाइनल जो है स्पेस वहां पर जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर जो है अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। पल्स रेट इंपॉर्टेंट है, पीछे भी हमने पढ़ा है। तो एक अडल्ट का नॉर्मली जो है एवरेज हम देखते चले तो 70 to 120 बीट्स पर मिनट जो है इसका पल्स रेट होता है। पपी के अंदर यानी कि जो जितना छोटा या जितनी भी छोटी डॉग ब्रीड होगी या जितना छोटा बच्चा होगा उसकी जो पल्स रेट है वो उतनी ही ज्यादा होगी। साइज में छोटा होगा तो भी ज्यादा होगा और जो है उम्र में छोटा होगा तो भी ज्यादा होगा।
फीमेल में भी जो है पल्स रेट ज्यादा होगा एज कंपेरेटिवली मेल्स के। इसके बाद देखते हैं पल्स टेकिंग, यानी कि हम पल्स नापेंगे कहाँ से, मापेंगे कहाँ से। तो प्राइमरीली जो है हम कहाँ से मापते हैं, फेमोरल आर्टरी से, यानी कि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो तो ये यहाँ पर जो है फेमोरल आर्टरी होती है, तो यहाँ से हम जैसे ये दो फिंगर लगा के ये महसूस कर रहे हैं या पाल्पेशन से जो है इनर थाई में फेमोरल आर्टरी से जो है हम पल्स लेते हैं। ये तो थी अपनी प्राइमरी साइड पर। मान लीजिए अभी ये जैसे अपना कोई सर्जरी चली हुई है या एनेस्थेसिया दे रखा है एनिमल को, तो हम उसे जो अपना मीटर होता है जिससे पल्स नापते हैं, तो उससे कौन से आर्टरी से नापा जाता है, उसे सबलिंगुअल आर्टरी से। तो जैसे यहाँ पर ये यहाँ जो अपनी एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप एक ये देख रहे होगे कि जो है अपना टंग के ऊपर कुछ लगा हुआ है क्लिप सा, तो ये क्या होता है, पल्स नापने की जो डिवाइस है वो है, शायद इसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। तो इससे जो है सबलिंगुअल आर्टरी से जो है एनेस्थेसिया के टाइम पर जो है पल्स मेजर की जाती है। इसके अलावा वेनी पंचर, वेनी पंचर दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है, वेनी, वेनी कहाँ से आया, मतलब ये आया है वेन से। और पंचर क्या होता है, पंचर साइकिल में पंचर हो जाता है, मतलब छेद हो जाता है। तो हम वेन के अंदर कहाँ से पंचर करेंगे, यानी कि अगर हमें कुछ इंजेक्शन हमें डॉग को देना होगा या कुछ ब्लड सैंपल हमें निकालना है, तो कहाँ पर वेन को पंचर करेंगे डॉग्स के अंदर। तो दो मेन चीजें हैं, या यानी कि दो मेन वेन्स हैं जहाँ से हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिफेल जो है ब्लड कलेक्ट करते हैं या फिर कुछ कोई इंजेक्शन आईवी में लगाना हो तो वो लगाते हैं। तो वो है, पहली तो है सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन कहाँ प्रेजेंट होती है, फोर लिम्ब यानी कि आगे वाले पैरों में। और इसके जो डोर्सल सरफेस पर हमें, जैसे ये अपना आगे वाला पैर है, ये इसका पंजा है कुछ ऐसा, तो इसके जो ये आगे वाला आगे की तरफ जो है हमें ये मिलेगी जो वेन है। तो सिफेलिक वेन कहाँ मिलेगी हमें, डोर्सल सरफेस पर। और ये आईवी कैथेटर्स के लिए या भी जो भी हमें अगर फ्लूइड्स देने हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वेन यही होती है। इसके अलावा जो अगर पीछे वाले पैर में दिया जाए तो कहाँ से देंगे हम, लेटरल सेफेनियस वेन से जो है देंगे। और ये आउटर साइड पर होता है, अब वो होक पॉइंट जैसे ये वाला होक जॉइंट होता है इसके ऊपर जो है होता है ये, मतलब। और कहाँ थे हम, हाँ हाइंड लिम्ब पर ये प्रेजेंट होगी, आउटर साइड जो है ये प्रेजेंट होगी। और होक के वो होगा, और ये यूनिक जो है डॉग के अंदर हम यहाँ यहीं से जो है अपन आईवी या इंजेक्शन आईवी या फ्लूइड्स वगैरह यहाँ से देते हैं। अगर हमारा जो डॉग है वो ज्यादा फ्यूरियस है, यानी कि ज्यादा काटने को दौड़ रहा है या फिर मतलब थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है, तो उसको हम देंगे, हम जो है पीछे वाले पैर से जो है आईवी इंजेक्शन या फ्लूइड्स देंगे। तो ये भी याद रख सकते हो। इसके अलावा हम जुगुलर वेन से भी जो है ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर लार्ज अमाउंट में हमें ब्लड कलेक्ट करना है तो हम उसके अंदर जो है जुगुलर वेन का भी यूज कर सकते हैं। पर मेन जो है वो है सिफेलिक वेन और स्फेनस वेन। और जैसे कि बताया कि अगर ज्यादा कुत्ता जो है ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा एक्साइटेड है, तो हम उसके आगे वाले पैर से को छोड़ के पीछे वाले पैर से हम जो है उसको इंजेक्शन या फिर आईवी फ्लूइड्स वगैरह सब देंगे, ताकि वो हमें काटे ना, ताकि उसके मुंह से हम दूर चले जाएं। इसके अलावा साइनस एरिथमिया हमने पहले भी कर रखा है, एक बार फिर से बता देते हैं कि जब डॉग सांस लेता है तो उसका जो है हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, और सांस छोड़ता है तो हार्ट रेट जो है घट जाता है। दिल की धड़कन सांस लेगा तो बढ़ेगी, और सांस छोड़ेगा तो दिल की धड़कन जो है घटेगी। तो ये चीज जो है डॉग्स के अंदर काफी नॉर्मल है। अपना सर्कुलेटरी सिस्टम से यही मेन जो चीजें थी, हालांकि हमने पहले भी कवर कर लिए थे ये चीजें। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक, लिम्फेटिक दो वर्ड से मिला है, मिलके बना है, लिम्फ वर्ड से जो है ये मिलके बना है। लिम्फ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही जो है लिम्फ जो है फ्लो करता है। और इसके इसके अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल यानी कि टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड एक्स्ट्रा होता है वो इसके अंदर जाता है, और ये फिर वहां से जो है ब्लड के अंदर पहुंचा देता है। लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन काम क्या है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी कि इसके अंदर जो है डब्ल्यूबीसी वगैरह जो है हाई मतलब ज्यादा नंबर में मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बाहर के जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनसे बचाते हैं। तो अगर किसी भी एनिमल को कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो या कैंसर हो जाए, तो उसके अंदर, जैसे आप लोगों को भी बचपन में जो है टॉन्सिल हुए होंगे, यानी कि गले में जो है गंठु जिसे बोलते हैं,
वो हुए होंगे, तो क्या होते हैं, वो लिम्फ नोड्स होते हैं। तो सूज जाते हैं, यानी कि स्वेलिंग उनके अंदर जो है आ जाती है। तो उससे क्या पता चलता है कि कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। तो हम लिम्फ नोड्स को क्यों चेक करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि एनिमल के अंदर कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो लिम्फ नोड से हमें देखने को मिलता है, अगर इन्फेक्शन होगा तो भी हमें जो है लिम्फ नोड जो है स्वेल्ड मिलेंगे, यानी कि सूजे हुए मिलेंगे। इसके अलावा अगर कैंसर के केस में भी जो हमें लिम्फ नोड जो है सूजे हुए मिलेंगे, स्वेलिंग हमें जो है डॉग्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो पाल्पेबल लिम्फ नोड्स, यानी कि पाल्पेशन का क्या मतलब होता है, छूना, मतलब जिसको हम टटोल सकें। तो पाल्पेबल लिम्फ नोड्स कौन से होते हैं डॉग्स के अंदर, तो पहला है मैंडिबुलर। मैंडिबल के पास जो अपना जो है सब मैंडिबुलर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर जो है टोंसिल, जो अपना टोंसिल बोल रहा हूँ, लिम्फ नोड जो है हमें देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये वाले जो लिम्फ नोड है वो काफी ज्यादा स्वेल्ड मिलेंगे हमें। इसके अलावा प्री स्कैपुलर, स्कैपुला से जस्ट पीछे है, मतलब आगे की तरफ जो हमें प्री स्कैपुलर जो है लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। और तीसरा है जो कि सबसे कॉमन साइट है, हम जब भी हम लिम्फ नोड्स को जब चेक करते हैं या तो उसके अंदर सबसे ज्यादा हम किसको देखते हैं, पोप्लाइटल जो लिम्फ नोड्स हैं उन्हें चेक करते हैं, उन्हें पाल्पेट करते हैं, जो कि स्टाइफल जॉइंट, यानी कि जैसे यहाँ पर फीमर है और फीमर और टिबिया फ्यूला के बीच में जो है जॉइंट होता है, जिसे हम स्टाइफल जॉइंट बोलते हैं या नी जॉइंट बोलते हैं। नी जॉइंट तो हालांकि एनिमल्स के अंदर हम नी जॉइंट का यूज आगे वाले पैर के लिए करते हैं, तो नी जॉइंट को आप भूल जाइए। स्टाइफल जॉइंट के जस्ट पीछे जो है हमें पोप लिटियल जो लिम्फ नोड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और ये सबसे कॉमन साइट है डॉग्स के अंदर लिम्फ नोड जो है पाल्पेट करने की। इसके अलावा लिम्फ नोड्स एक्सिलरी, ये जो है बॉडी की सरफेस पर जो है ये वाले जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो बॉडी की सरफेस वाले लिम्फ नोड्स हैं उनकी बात हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर भी जो है लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जो है लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अगर आप में से आपके किसी के घर में अगर किसी को इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो बोलते हैं कि पेट में गंठु हो गए, तो वो वही चीज होती है। पर बाहर से तो हम पाल्पेट तो बाहर वाले सरफेस वाले कर सकते हैं, तो अभी हम जो है सरफेस वाले जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है एक्सिलरी, एक्सिला, हमने मोर्फोलॉजी वाली जो है क्लास में देखा भी था, एक्सिला किसे बोलते हैं, बगल को, यानी कि जो एनिमल है उसकी काख को, बगल को, काख को एक्सिला बोलते हैं। तो एक्सिला के अंदर या एक्सिला के पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और जो थाई के अंदर, थाई की तरफ या अंदर जांग की तरफ जो होंगे उसे उस रीजन को क्या बोलते हैं, ग्रोइन बोलते हैं। तो वहां पर जो प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, इनग्वाइनल नोड्स। तो ये नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर ये इजीली जो है पल्पेबल नहीं होते, आराम से हमें पकड़ में नहीं आते या छुए ना नहीं जा सकते। पर अगर एनिमल बहुत ज्यादा सिक है तो उसके अंदर हमें ये भी जो है स्वेलिंग यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी और पल्पेशन जो है लिम्फ नोड्स का हो जाएगा। तो अगर हो सकता है, मतलब क्यों कब सूजे हुए मिलते हैं, या तो जब कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई कैंसर हो जाए, डॉग के अंदर जो है कैंसर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, तो उस केस में जो है हमें लिम्फ नोड जो है स्वेल्ड मिलेंगे। और कॉमन जो है 3 लिम्फ नोड्स हमें सरफेस पर बॉडी, डॉग के बॉडी सरफेस पर पाल्पेशन के लिए मिलते हैं। पहला है मैंडिबुलर, जो कि अपनी मैंडिबल जो होती है नीचे वाला जबड़ा होता है उसके पास मिलेंगे। दूसरा है प्रीस्कैपुलर, यानी कि स्कैपुला से पहले आगे की तरफ जो हमें प्रीस्कैपुलर जो लिम्फ नोड्स है वो मिलेंगे। तीसरा है पोप्लिटियल, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टाइफल जॉइंट के पीछे या अपनी जो है फीमर के पीछे की तरफ जो है हमें पोप्लिटियल जो है अपना लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम होता है, फालतू का वेस्ट जो है फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू, तो इसे हम फिल्टर भी बोल सकते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज का मिलके बना होता है, ऊपर की तरफ जो अपनी जो है दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये अपनी दो किडनीज हैं। किडनी से क्या निकलता है, यूरेटर निकलता है, किडनी से निकलता है यूरेटर। और यूरेटर कहाँ एम्प्टी हो जाता है, मतलब कहाँ यूरिन जो है स्टोर कहाँ होता है, यूरिन स्टोर हो जाता है अपना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो किडनी, ये यूरेटर, और फिर है अपना यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलेगा, यूरेथ्रा, जो कि पेनिस के थ्रू बाहर, मेल है तो पेनिस के थ्रू और वरना फीमेल है तो
वाया जो है वल्वा के थ्रू पास आउट हो जाता है, यूरिन पास हो जाता है। तो डॉग के अंदर जो है हमें बीन शेप्ड जो किडनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो किडनी है वो स्मूथ मिलेगी, यानी कि यूनिलोबर मिलेगी, यानी कि हमें बाहर से उसके अंदर जो है लोब्स अलग से देखने को नहीं मिलेंगे। जो अपनी गाय भैंस होती है या रूमिनेंट्स होते हैं उसके अंदर हमें लोब्स बाहर से देखने को मिलते हैं। गाय भैंस के अंदर जो है हमें बाहर से लोब्स देखने को मिलेंगे। मतलब एक तो जैसे ये है तो कुछ ऐसी दिखेगी कुत्ते की, मतलब कि स्मूथ होगी बाहर से। पर अगर हमें कुछ ऐसा ऐसा मतलब कुछ ऐसा ऐसा ऐसी कोई किडनी देखने को मिले तो उस हमें पहचान हमें हम जो है उसको पहचान लेंगे कि क्या है, गाय भैंस की जो है किडनी है। तो राइट साइड की किडनी जो है डॉग के अंदर जो है फिक्स्ड होती है, यानी कि वो उसके अंदर जो है मूवमेंट नहीं होती। और पोजीशन इसकी अंडर थोरेकिक वर्टिब्रा 13 और लंबर वर्टिब्रे 1 इन दोनों के नीचे ही होती है। इसके अलावा जो लेफ्ट किडनी है वो डॉग के अंदर जो है फ्लोटिंग होती है, यानी कि मूवमेंट उसके अंदर हो जाती है, आगे पीछे खिसक जाती है, लूजली अटैच होती है। और जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लंबर 2 to 4, लंबर 2 वर्टेब्रा और लंबर 4 वर्टेब्रा की यहाँ इस जो है पोर्शन में जो है प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम इसको पाल्पेशन इसको जो है पाल्पेट भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबर वाले पोर्शन में जो है अपना और जैसे रिब्स होती हैं तो वो रिब्स भी प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसको हम इजीली जो है पैरालंबर फोसा की से जो है इसको पाल्पेशन लेफ्ट किडनी का जो है पाल्पेशन हो सकता है। तो किडनी का शेप क्या होगा, स्मूथ होगी, यूनिलोबुलर होगी, लोबर होगी, यूनिलोबर होगी, और दूसरा है वेन शेप होगी। राइट किडनी है वो जो है फिक्स्ड होगी और ज्यादा मतलब क्रेनियल होगी, यानी कि जो है आगे की तरफ सिर की तरफ ज्यादा होगी। और जो लेफ्ट किडनी है वो फ्लोटिंग होगी, यानी कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगी, लूजली अटैच होगी और पीछे की तरफ यानी कोडल होगी उसके कंपैरिजन में। और ये हम इसको पाल्पेट भी कर सकते हैं जो अपनी है लेफ्ट किडनी। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर। पर अगर कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है, मतलब यूरिन काफी ज्यादा है, तो वो अंदर की तरफ जो है अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी खिसक जाएगा। जैसे ये एक डॉग मान लीजिए, तो इसके अंदर ये जो अपना ओस कोक्से वाला पोर्शन है मान लीजिए, मतलब समझने के लिए, तो वैसे तो ये रहेगा पेल्विक कैविटी के अंदर, यानी कि इस ओक्स कोक्से के बीच में जो कैविटी बनेगी उसके अंदर। पर अगर यूरिनरी ब्लैडर पूरा भरा हुआ है यूरिन से, तो वो क्या होगा, आगे की तरफ जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी आ जाएगा। सिस्टोसेंटेसिस, सेंटेसिस जहाँ भी वर्ड होगा उसका मतलब क्या है कि हम कोई ना कोई किसी ऑर्गन से जो है फ्लूइड एस्पायर कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ फ्लूइड जो है हम निकाल रहे हैं, सिरिंज की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो मतलब सिस्टो वर्ड सिस्ट इसके अंदर जो सिस्टो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। तो कहीं भी सिस्टोसिंथेसिस देखने को मिले तो उसका मतलब क्या होगा कि हम जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको पंचर करेंगे निडल की हेल्प से थ्रू द एब्डोमेन, और जो है हम वहां से जो है यूरिन कलेक्ट करेंगे। अगर यूरिन हम कलेक्ट तो अपना जो है पेनिस से या फिर वल्वा से भी कर सकते थे, मतलब पेशाब कर रही है तो वहां वहीं से डायरेक्टली जो है कलेक्ट कर सकते थे। पर हम उसका स्टराइल यूरिन, क्योंकि रास्ते में जहां से भी ये यूरेथ्रा से आएगा तो वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, तो स्टेराइल जो है यूरिन को कलेक्ट करने के लिए हम जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है उसे हम पंचर करेंगे, उससे जो है यूरिन एस्पायर करेंगे सिरिंज और नीडल की हेल्प से। और उस चीज को क्या बोलते हैं, सिस्टोसेंटेसिस। पारसेंटेसिस भी आपने सुना होगा, जहां भी सेंटेसिस वर्ड आ जाए, CENTESIS, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फ्लूइड जो है एस्पायर किया जा रहा है, उसके अंदर जिस भी ऑर्गन का नाम होगा आगे की तरफ, तो उस ऑर्गन से जो है वो फ्लूइड बाहर निकाला जा रहा है या खींचा जा रहा है सिरिंज की हेल्प से। तो स्टेराइल यूरिन को कलेक्ट करने के लिए हम जो है सिस्टोसेंटेसिस करते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन नर्वस सिस्टम के अंदर, मतलब नर्वस सिस्टम की तरफ। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है डॉग्स के अंदर वो टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाती है लंबर 6 और लंबर 7 वर्टिब्रा के अंदर। लंबर उसके बाद कौन से वर्टिब्रा आते हैं, कोडल आते हैं। तो लंबर 6 और 7 के सैक्रम भी आते हैं इसके बाद, लंबर के बाद। तो लंबर के ही अंदर 6th और 7th वर्टिब्रा के अंदर जो है अपना स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है नर्व्स जो है आगे चलती है, पास होती है। तो
याद रख सकते हो कि टर्मिनेट कहाँ होगा, खत्म कहाँ होगा अपना स्पाइनल कॉर्ड हो उसके अंदर, नंबर 6 टू नंबर 7 वर्टेब्रा। इसके अलावा जो है एपिड्यूरल जो है एनेस्थेसिया हम देते हैं, उसकी जो साइट वो कहाँ होगी, लंबोसेक्रल जंक्शन पर हम जो है इसको एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, लास्ट वाला लंबर यानी कि नंबर 7 नंबर वाला लंबर, और सैक्रम यानी कि फर्स्ट जो है अपना सैक्रम है, सैक्रल जो वर्टेब्रा है, उन दोनों के बीच में जो हम इंजेक्शन देंगे। टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, हैंगिंग ड्रॉप। तो क्या होगा, ये आप जैसे देख रहे हो, हम निडल इंसर्ट करेंगे दोनों वर्टेब्रा के बीच में, और जैसे ही वो अपना जो है स्पाइनल कोड के अराउंड जो फ्लूइड होता है उसके अंदर निडल जाएगी, वैसे ही जो अपना हम उसके ऊपर पहले एक सलाइन का जो है एनएस का जो एक ड्रॉप रख देंगे, वो ऊपर ही रहेगा, पर जैसे ही वो अंदर की तरफ उसको जो है स्पाइनल कोड के पार जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस जगह पर पहुंच जाएगा, तो वो जो अपना ये ड्रॉप होता है नॉर्मल सेलाइन का एनएस का, वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि जो अपना क्या है अपना जो अब ये जो है सही लोकेशन है, यहाँ पर हम जो है अपने जो एनेस्थेसिया है यानी कि जो भी ड्रग है वो हम यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं। सब आर्केनोइड सॉरी कहाँ थे हम, हाँ, तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड का जो है हम यूज करेंगे, जिससे हम जो है स्पाइनल कोड के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो है नीडल को इंसर्ट करते हैं, उस कैविटी के अंदर पहुंचते ही जो है ये ड्रॉप जो प्रेजेंट होगी, हम नॉर्मल सेलाइन के इसके ऊपर जो ड्रॉप रखेंगे वो अंदर की तरफ चली जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि सही लोकेशन पे जो है नीडल का जो है माउथ बोल सकते हैं, या नीडल की जो टिप है वो सही जगह पर पहुंच गई है, उसके अंदर फिर हम जो है एनेस्थेसिया जो है लगा देंगे। लैंडमार्क कैसे मतलब कैसे ढूंढेंगे कि यहाँ पर अपनी जो है लंबर और लंबर खत्म हो रहा है और सैक्रम जो वर्टेब्रा है वो शुरू हो रहा है, तो उसके लिए जो लैंडमार्क है, जो मेन चीज है जो हम जहाँ से हम ढूंढ सकते हैं वो क्या है, विंग्स। तो विंग्स ऑफ इलियम यानी कि बोन के अंदर जो एक ये विंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम पाल्पेट करेंगे, और यहाँ पर ही जो है अपना क्या होगा प्रेजेंट, लंबोसेक्रल जॉइंट या जंक्शन जो है प्रेजेंट होगा, और इन्हीं के बीच में जो है एक डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, उसी डिप्रेशन में जो हम इंजेक्ट कर देंगे एक अपना जो है एनेस्थेसिया। इसके अलावा जो एनेस्थेसिया हम दे देंगे तो उसके बाद जो है पीछे वाले पैर जो अपना एपिड्यूरल एनेस्थेसिया काम क्या होता है, यानी कि जो भी पीछे का हिस्सा है वो सुन होगा सिर्फ, जो है एक तरीके का ये क्या है रीजनल एनेस्थेसिया, तो यानी कि पीछे पीछे वाला हिस्सा जो है सुन होगा। तो अगर कोई हमें सर्जरी पैरों की सर्जरी करनी है, या फिर जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह से रिलेटेड कोई भी सर्जरी करनी है, पीछे वाले हिस्से की जो भी सर्जरी करनी होती है उसके लिए जो हम इसको यूज में लेते हैं एपिड्यूरल एनेस्थेसिया को, जो कि रीजनल एनेस्थेसिया है। इसके साथ ही हम उसका पता कैसे चलेगा कि हमें कि एनेस्थेसिया ने अपना जो है काम शुरू कर दिया या नहीं कर दिया, तो उसके लिए हम जो है पटेलर और पेडल रिफ्लेक्स का यूज करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि या तो वो एक हैमर टाइप चीज होती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उस हैमर से मार के देखते हैं, अगर जो है नी के ऊपर यानी कि जो अपना स्टाइफल जॉइंट है वहां पर पटेला के ऊपर जो है मार के देखेंगे, तो वो अगर पैर हिलेगा तो मतलब है कि अपना एनेस्थेसिया अभी तक काम करना शुरू नहीं हुआ है, और अगर एनेस्थेसिया काम करना शुरू हो गया होगा तो वो रिफ्लेक्स नहीं हो आएगा। ऐसे ही हम जो है नीचे की तरफ उसके जो पंजा होगा वहां पर चुटकी भर देंगे या चिमटी काटेंगे, तो पिंचिंग पिंचिंग का मतलब क्या होता है, चिमटी काटना। तो अगर वहां से हम अगर चिमटी काटेंगे तो अगर जो है डॉग अपना पैर पीछे की तरफ खींचता है तो उसका मतलब क्या है कि अभी एनेस्थेसिया ने अपना असर पूरा किया शुरू नहीं किया है, और अगर नहीं करता है तो मतलब कि जो है अपना एनेस्थेसिया ने अपना असर करना शुरू कर दिया। तो ये होता है अपना पेडल, और पेडल वर्ड जहाँ भी आया उसका मतलब क्या है, पैर से संबंधित, और पटेला आप समझते हो, तो पटेला के ऊपर मारेंगे, और दूसरा हम पेडल यानी कि पंजे के ऊपर जो है चिमटी काटेंगे, पिंच करेंगे, तो उससे जो है हमें पता चल जाएगा कि एनेस्थेसिया ने अपना काम करना शुरू किया है या नहीं। इसके बाद चलते हैं अपन सेंसरी एनाटॉमी पर, आई ईयर की बात करते हैं। आई की तो हमने बात पहले भी कर ली है, टेपेटम लुसिडम वाली बात कर ली थी। तो ईयर ईयर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओटोलॉजी।
स्टडी ऑफ ईयर इज कॉल्ड ओटोलॉजी और स्टडी ऑफ आईज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये भी याद रख सकते हो, स्टडी ऑफ ईयर इज कॉल्ड ओटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो डॉग्स के अंदर एक खास बात होती है ईयर के अंदर कि जो उसकी ईयर कैनाल है वो एल शेप की होती है। तो यहाँ आप जैसे देख भी पा रहे होंगे, हाँ, ये ऊपर से आ रहा है और यहाँ से ऐसे मुड़ गया, तो मतलब बिल्कुल एक 90 डिग्री के एंगल पर जो है ये जो ईयर कैनाल थी वो मुड़ गई। तो क्या होगा, जो अपनी डॉग्स के अंदर जो है ईयर कैनाल जो होती है वो क्या होती है, एस शेप। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डॉग के अंदर जो है ईयर कैनाल किस शेप की होती है। इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो वर्टिकल यानी कि सीधा सीधे वाली जो कैनाल होगी वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल होगा मतलब उससे क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कैनाल। तो ये अपना जो है एल शेप बन गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, अपना ईयर ड्रम आ जाएगा। क्लिनिकली क्या चीज है, मतलब क्या परेशानी जो है हमें देखने को मिलती है डॉग्स के अंदर एल शेप होने की वजह से। तो अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम एल शेप होने की वजह से अच्छे से साफ नहीं कर पाते डॉग के अंदर। और वो साफ करने के लिए जो हमें उसका जो पीना है, पीना किसे बोलते हैं, आउटर ईयर जो हमें देखने को मिलता है, बाहरी तरफ जो कान देखने को मिलता है, तो उसको पकड़ के खींचना पड़ता है ताकि वो अंदर से हम अच्छे से देख ले कोई इन्फेक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा। और अगर हो रखा हो तो उसको हम इजिली क्लीन कर पाए। पर जो एल शेप है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है अ, दुविधा जो है या प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लमेटिक जो है होता है, क्योंकि ये अच्छे से जो है हमारी सफाई, कान की सफाई करने नहीं देता। इसके बाद आई, जिसकी स्टडी को हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। तो डॉग्स के अंदर जो है टेपेटम लूसिडम जो है प्रेजेंट होता है। ये जो है रात में जो है अंधेरे में देखने में जो है हमें मदद करता है। और इसी जो एक लेयर की वजह से जो है हमें जानवरों की जो है आंखें रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि डॉग हो गया, कैट हो गई, गाय भैंस हो गई, तो इनकी आंखें चमकती हैं। किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है ये एक एक्स्ट्रा लेयर, जो कि इनको रात में एक बार ये होती है रेटिना के जस्ट पीछे। तो जो भी हल्की फुल्की लाइट आई उसको वापस से रिफ्लेक्ट करेगी जो है ये टेपेटम लूसिडम, और फिर से एक बार जो है जो है देखने में थोड़ा हेल्प करेगा कि फिर से जो है रिफ्लेक्ट होके फिर से जो है आई फिर से जो है इसकी इमेज बनाएगा। तो थोड़ा वो जो है रात में देखने में हेल्प करता है टेपेटम लूसिडम। किस एनिमल के अंदर जो है टेपेटम लूसिडम प्रेजेंट नहीं होता, वो है पिग। पिग के अंदर जो है टेपेटम लूसिडम जो है प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा बात करते हैं अपन थर्ड आईलिड की। हो सकता है आप लोगों ने पहले सुना हो सकता है नहीं भी सुना हो। और अगर आप डिस्कवरी चैनल को देखने वाले इंसान है या मतलब वाइल्ड लाइफ को देखने वाले इंसान है तो आप लोगों ने पक्का डेफिनेटली जो है थर्ड आईलिड के बारे में सुना होगा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे क्रोकोडाइल है तो उसके आंख के ऊपर, जैसे हम हमारी जो पलकें खुली हुई है, आंख है, आंख के अंदर धूल मिट्टी भी घुस सकती है, कोई भी कंकड़, मतलब कंकड़ तो नहीं, कोई भी जो है तिनका लग सकता है। पर जो अपने क्रोकोडाइल्स हैं या और भी कई एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, या खास करके जो है ऊंट, ऊंट के अंदर जो है एक ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके एक तरीके की थैली या परत होती है, आईलिड ही बोल सकते हैं हम उसे, जो कि अंदर की तरफ होती है। यानी कि इसे क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मीडियल कैंथस। तो मीडियल कैंथस की तरफ जो है प्रेजेंट होती है। और जैसे ही आंधी आती है, जो मान लीजिए जो अपने, एक बार मैं कंटेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ कि ऊंट जो होते हैं अपने, जब भी आंधी वगैरह आती है तो उसके अंदर क्या होता है कि रेगिस्तान में रहते हैं ऊंट, तो आंधी आएगी तो रेत मिट्टी उनकी आंखों में जो है घुस सकती है। तो उससे बचाने के लिए उनके अंदर जो होती है ये वेल डेवलप्ड जो है थर्ड आईलिड या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वेल डेवलप्ड होती है। तो क्या बोल सकते, देखिए ये अपनी एक आई है, ये अंदर की तरफ वाला हिस्सा है, मतलब नोज की तरफ वाला हिस्सा है ये वाला। तो यहाँ पर जो है ये आईलिड प्रेजेंट होगी या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होगी। जैसे ही कुछ आंधी वगैरह आई तो ये जो ये ट्रांसपेरेंट तो होता ही है, तो इसके ऊपर से जो है फिर जाता है, पूरी आंख को जो है कवर कर लेता है ताकि कोई भी रेत मिट्टी जो है अंदर की तरफ ना जा सके। तो कुछ एनिमल्स के अंदर तो वेल डेवलप्ड
होता है, और कुछ एनिमल्स के अंदर अच्छे से जो है डेवलप्ड नहीं होता। तो अभी डॉग के अंदर आ जाते हैं अपन। ये कंटेक्स्ट के लिए बता दिया था कि आईलिड, थर्ड आईलिड किस क्या मतलब, इसका दूसरा नाम होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, ट्रांसपेरेंट होता है ये। और जो कि कैमल्स के अंदर या और भी अलग जो है जैसे क्रोकोडाइल हो गया, तो उसके अंदर जो है एक प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट कवरिंग बना लेता है, ताकि कोई भी चीज जैसे अपने जो है क्रोकोडाइल पानी के अंदर भी रहते हैं, तो पानी के अंदर वो उनको देखने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब एक आंख के ऊपर अगर एक कवर बन जाएगा, जैसे हम स्विमिंग पूल में हम जो है गोगल्स पहन के जाते हैं, गोगल्स यानी कि जो एक तरीके से चश्मा होता है स्विमिंग पूल के अंदर, ताकि हम पूल के अंदर की चीजें भी देख सकें, तो गोगल्स की तरीके से काम करता है। इसके बाद देखते हैं अपने इसे वापस से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, प्रेजेंट इन मीडियल कैंथस। तो बता दिया कि ये वाले इधर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, आई के, इसको इसको बोलते हैं मीडियल कैंथस। तो ये इनर कॉर्नर या मीडियल कैंथस में जो है थर्ड आईलिड जो है प्रेजेंट होती है। जो डॉग्स के अंदर जो है, अगर इसका जो है प्रोलैप्स, प्रोलैप्स क्या होता है, बाहर निकल जाता है ये, या ग्लैंड जो है, प्रोलैप्स ऑफ द ग्लैंड ऑफ थर्ड आईलिड, तो थर्ड आईलिड की जो है ग्लैंड का प्रोलैप्स हो जाता है, तो हमें जो है अलग से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। और इस जो कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, चेरी आई। या यहाँ भी देख सकते हो, ये अलग से जो उभार सा हमें जो देखने को मिलेगा, ये चीज जो है इसे हम क्या बोल देते हैं, हम चेरी आई। तो होता क्या है चेरी आई, प्रोलैप्स ऑफ ग्लैंड ऑफ द थर्ड आईलिड। तो थर्ड आईलिड के अंदर जो प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स भी, तो ये थर्ड आईलिड के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो कुछ ना कुछ शायद जैसे अपना आंसू जो बनते हैं, उसमें भी जो आंसू का मतलब आंसू यानी कि टीयर्स जो बनवाती है, उसमें भी जो है ये थर्ड आईलिड का काफी ज्यादा योगदान होता है। तो जो चेरी आई हमें किस किस ब्रीड्स के अंदर जो है खासकर देखने को मिलते हैं, तो डॉग के अंदर जो है बुलडॉग और जो अपना बीगल्स होते हैं, बुलडॉग और बीगल्स के अंदर जो है हमें चेरी आई देखने को मिलता है। बुलडॉग्स और बीगल्स के अंदर जो है हमें चेरी आई डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से ज्यादा प्रीवेलेंट है, चेरी आई कंडीशन की ज्यादा प्रीवेलेंट, या मतलब किसके अंदर जो है हमें ज्यादातर चेरी आई की कंडीशन जो है देखने को मिलती है, तो वो होता है बुलडॉग्स और बीगल्स के अंदर। यहाँ एक और कंडीशन आएगी, कंडीशन है एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन। एंट्रोपियन मतलब जो है आईलिड, आईलिड जैसे अपनी आंख के ऊपर जो ये ऊपर वाली आंख का हिस्सा होता है, जैसे ये अपनी है आंख, तो हम जो पलक झपकाते हैं जिसे हम पलक बोलते हैं, तो ये पलक जो है आईलिड जिसे हम बोल रहे हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। क्या होती है वो, आईलिड रोल्स इनवर्ड, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपियन। और अगर आई की लिड जो है अंदर की तरफ मुड़ गई, तो क्या होगी, हमारी जो आई लैशेज होती है यानी कि जो आंखों की पलक के ऊपर जो बाल होते हैं, वो अंदर की तरफ जो कॉर्निया होती है, जो अपनी लेयर होती है, उसको उसके ऊपर बार बार रगड़ करेंगे, और रगड़ करेंगे तो क्या होगा, वहां पर जो है घाव बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा। तो एंट्रोपियन की कंडीशन किस डॉग ब्रीड में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, चाउज और शेरपाइज के अंदर जो हमें एंट्रोपियन कंडीशन देखने को मिलती है। चाउस डॉग ब्रीड और शेरपाई डॉग ब्रीड्स के अंदर जो है हमें एंट्रोपियन कंडीशन देखने को मिलती है। तो जैसे कि ये है एक डॉग, तो इसके अंदर क्या कंडीशन आ रखी है, एंट्रोपियन कंडीशन है। या इधर जो अपना है यहाँ भी जो है एंट्रोपियन कंडीशन है। दूसरा है एक्ट्रोपियन, ये उसके बिल्कुल उल्टा होता है। जो आईलिड है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ जो है रोल आउट हो जाती है, आईलिड जो है बिल्कुल बाहर की तरफ चली जाती है, जिसे हम क्या इस कंडीशन को और क्या बोल देते हैं अपन, ड्रूपी आईज। ड्रूपी मतलब लटकी हुई, तो आंखें एक तरीके से हमें जो है लटकी हुई देखने को मिलती है। ये कंडीशन किसके अंदर देखने को मिल सकती है हमें, सेंट बर्नार्ड हो गया या ब्लड हाउंड्स हो गए, जो डॉग ब्रीड्स खासकर ये जो है बड़े डॉग ब्रीड्स होते हैं, उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। सेंट बर्नार्ड और ब्लड हाउंड्स का नाम याद रखना है आप लोगों को। तो कुछ ऐसी आंखें देखने को मिलेंगी, ये जैसे ये आंखें हैं मतलब बिल्कुल नीचे लटकी हुई हैं, तो आईलिड जो है वो आउटवर्डली जो है रोल हो जाती है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्ट्रोपियन। तो ये स्पीसीज का नाम आपको याद रखना है कि चाउस और शेरपाई में एंट्रोपियन कंडीशन देखने को मिलती है, और सेंट बर्नार्ड और जो अपना ब्लड हाउंड्स है इनके अंदर जो हमें एक्ट्रोपियन कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज और आ जाती है कि कैनाइन्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ए बी हमारे अंदर जैसे ए बी सी या ए बी सी बोल रहा हूँ, ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है देखने को मिलता है। ए और
ए भी देखने को मिलता है, बी भी देखने को मिलता है, ए भी देखने को मिलता है और ओ भी देखने को मिलता है। तो ऐसे ही जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, टोटल 11 नंबर में जो है 11 जो है ब्लड ग्रुप्स जो है देखने को मिलते हैं। और इनके ब्लड ग्रुप का नाम क्या होता है, DEA, डॉग एरेथ्रोसाइट एंटीजन। फुल फॉर्म पूछा जा सक अगर पूछा जाए तो ये गलती से आपको पता होगा, डॉग एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी, डॉग एरेथ्रोसाइट एंटीजन। तो हमें DEA सिस्टम जो है हमें देखने को मिलता है डॉग्स के अंदर। तो डॉग्स के अंदर जो है यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, DEA 1.1 नेगेटिव। ये है, ये किसी भी एनिमल मतलब किसी भी जो है किसी भी क्या बोलेंगे हम, किसी भी अदर ब्लड ग्रुप वाले को ये जो है अपना ब्लड दे सकता है, DEA 1.1 नेगेटिव। इसलिए इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल डोनर। देयर ब्लड कैन बी गिवन टू एनी डॉग इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पर इनका जो ब्लड है वो किसी भी डॉग को दे सकते हैं। जो ग्रे हाउंड्स होते हैं, अपनी जो सबसे फास्टेस्ट जो डॉग ब्रीड होती है, मतलब जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो ग्रे हाउंड्स जो होते हैं उनका जो ज्यादातर हमें ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है वो होता है DEA 1.1 नेगेटिव। तो ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो ग्रे हाउंड्स को हम नॉर्मली या ज्यादातर जो है ब्लड डोनर्स के तरीके से हम इन डॉग्स के अंदर से जो है ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसके बाद है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि जो किसी से भी ब्लड ले सके। तो ये कौन सा होगा, DEA 1.1 पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये किसी भी कोई भी ब्लड जो है ले सकते हैं किसी भी डॉग से। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव डॉग्स। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनसे जो है ये ब्लड ले सकता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर डॉग्स के अंदर क्या होता है कि अगर हम पहली बार अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और हमने उसको आज तक कभी पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में हम पहली बार किसी भी डॉग का जो है ब्लड हम उसको लगा सकते हैं। पहली बार में उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना रेडी नहीं हुआ होता, तो हमें उसके अंदर जो है क्रॉस मैचिंग की या मतलब मिलाने की, ब्लड ग्रुप मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा हमें इमरजेंसी है तो कोई भी हम ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ब्लड हम उसको दे सकते हैं। कैन बी डन विदाउट क्रॉस मैचिंग, डॉग्स कैन नॉट हैव डोंट हैव नेचुरल एंटीबॉडीज अगेंस्ट अदर ब्लड टाइप्स। तो पहली बार में हम उसको कोई भी ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन में ले सकते हैं। पर जो है सेकंड ट्रांसफ्यूजन है उसके अंदर में जो है क्रॉस मैच करना पड़ा जरूरी है, मतलब मिलाना जो ब्लड ग्रुप दोनों डॉग्स का, जिससे हमें खून ले रहे हैं और जिसको हम चढ़ा रहे हैं, उन दोनों का जो है ब्लड ग्रुप जो है मैच करना जरूरी है। तो पहले ट्रांसफ्यूजन में हम कोई भी ब्लड हम उसको इमरजेंसी कंडीशन में ले सकते हैं, पर सेकंड ट्रांसफ्यूजन में हमें जरूर मिलाना होगा, वरना जो है काफी ज्यादा फैटल रिएक्शन हो जाएगा। और क्योंकि उसके अंदर पहले से इम्यूनिटी बनी होगी तो काफी ज्यादा सीवियर कंडीशन जो हमें देखने को मिल सकती है। तो ये थी अपनी वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी जो कैनाइन वाली सीरीज है वो कैसी लग रही है। स्टे कनेक्टेड विद स्वैंकी प्राइवेट क्लासेस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।